हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को, जिन पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में जितने भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पीसीएस के, ये जैसे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और एनटीए यूजीसी नेट, इन सभी एग्ज़ामों में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उन सभी वीडियो से देखने को मिले थे। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में जो हमारा एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम हमारा जून के लगभग है, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन सभी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आधुनिक भारत के अंदर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है, तो उनके समय अलग अलग सालों में चार्टर एक्ट आते हैं। तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साल में जितने भी जो भी चार्टर एक्ट आए, जैसे कि 1773 का चार्टर एक्ट, 1793 का, 1813 का, 1833 का, 1853 का, यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक के जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं, जितने भी अधिनियम आए, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों आज के वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है इस चैप्टर से लेकर, इन चार्टर एक्ट्स के लेकर जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो आज के वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना है। जो भी आपके डाउट कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे भारतीय संविधान का इतिहास, यानी कि पार्ट 1। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब जो चार्टर एक्ट आते हैं, उन्हीं चार्टर एक्ट के माध्यम से जो जो प्रावधान रहते हैं, जो जो अनुच्छेद रहते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन नियम कानून रहते हैं, उन सभी कानूनों को मिलाकर ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाता है। इन्हीं सभी चार्टर एक्ट को, इन्हीं सभी अधिनियमों को और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, उन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमारा भारतीय संविधान बना हुआ है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो, भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है उसका जो इतिहास रहता है इन सभी के साथ जुड़ा रहता है। तो इसके लिए हम देखेंगे दोस्तों किस तरीके से चार्टर एक्ट की शुरुआत होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किस तरीके से हर चार्टर एक्ट में कुछ ना कुछ नियंत्रण किया जाता है। मतलब बैक टू बैक जो भी चार्टर एक्ट आते हैं, हर चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? जो ब्रिटिश सरकार रहती है इंग्लैंड की संसद के द्वारा ये चार्टर एक्ट को पारित किया जाता है, और वहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के ऊपर शासन कर रही है, रूल कर रही है, उसको नियंत्रित किया जाता है। मतलब जितने भी जो भी चार्टर एक्ट हैं, इन सभी चार्टर एक्ट का एक ही उद्देश्य रहता है, भारत के अंदर व्यापार करने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना है। तो हम समझते हैं दोस्तों किस तरीके से इसको नियंत्रित करते करते, मतलब इसको आखिरी में 1857 की जब क्रांति होती है दोस्तों, उस समय इसको हटा दिया जाता है और ब्रिटिश रूल को, यानी कि जो ब्रिटिश संसद होती है, वो क्राउन का शासन भारत के अंदर स्थापित कर देती है। तो इसकी शुरुआत इस तरीके से होती है, धीरे करके 1858 में जाके इसको हटाकर और क्राउन का शासन भारत के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो किस तरीके से होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1600 ईस्वी का राजलेख। तो एक राजलेख के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो देख लेते हैं, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको नाम याद रखना होगा दोस्तों कि किसके समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। तो महारानी एलिजाबेथ के समय, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600। तो दोस्तों, ये डेट आपको दोनों डेट देखने को मिल जाती है कई सारी बुक में। 31 दिसंबर 1599 भी दी गई है, और हमारी इस
पीडीएफ में जो पीपीटी है इसमें 31 दिसंबर 1600 भी दी गई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों डेट में जो भी डेट आपको एग्जाम में पूछी जाए वो डेट आप लगा देना। बाकी आयोग के भरोसे रहना कि आयोग जो भी मान ले वो सही है। जब ये सभी बुकों में आपको ये दोनों डेट देखने को मिलती है, मगर ज़्यादा ऑथेंटिक जो रहती है दोस्तों वो 31 दिसंबर 1600 रहती है। हालांकि दोनों डेट आपको एक साथ एग्जाम में नहीं देंगे, दोनों में से कोई एक देंगे, या तो 31 दिसंबर 1599 देंगे या 31 दिसंबर 1600 देंगे। तो दोनों में से जो भी डेट आपको दे वो आप लगा देना। बाकी अगर दोनों आ जाए तो तब आप 31 दिसंबर 1600 लगा देना। तो दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो किस राजलेख के माध्यम से दोस्तों? जो 1600 ईस्वी का जो राजलेख आया था उस लेख के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है महारानी एलिजाबेथ। और क्या होता है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, इनको होता क्या है दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर जो औद्योगिक क्रांति, मतलब ब्रिटेन के अंदर जब भौगोलिक खोजें होती है, भौगोलिक खोजों के बाद जब इनको पता चलता है कि मतलब इनको जब मसाले वगैरह इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इनका पहले जो व्यापार चल रहा था दोस्तों वो स्थल मार्ग से चल रहा था, मगर स्थल मार्ग की जब कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो जाता है, जैसे कि 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, उस अधिकार के पश्चात जो स्थल मार्ग वाला मार्ग रहता है वो बंद हो जाता है। बंद होने के पश्चात दोस्तों अब भौगोलिक खोजें होने लगती है। तो भौगोलिक खोजें होने के पश्चात ही दोस्तों, जैसे कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है, फिर वो व्यापार करने लगता है। तो पुर्तगालियों के बाद दोस्तों फिर डच आते हैं, डच के बाद फिर ब्रिटिश आते हैं, इस तरीके से दोस्तों फ्रांसीसी आते हैं। इस तरीके से सभी यूरोपीय कंपनियां भारत के अंदर समुद्री व्यापार से, समुद्री रास्ते से भारत के अंदर व्यापार स्थापित करती है। तो इसी के क्रम में दोस्तों 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, जो महारानी एलिजाबेथ है, ये एक कंपनी का निर्माण होता है इंग्लैंड के अंदर। उस कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत के यानी कि पूर्वी देशों के साथ, तो भारत आना मतलब अकेला नहीं था, पूर्वी देशों में चीन भी था, श्रीलंका भी था और वेस्ट इंडीज वगैरह, ये सारे देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? मतलब 15 वर्षों के लिए। तो 15 वर्षों के बाद आपको बुला लिया जाएगा, या हमारी इच्छा होगी तो आपको और जो है व्यापार करने की छूट दे दी जाएगी, मगर शुरू में इनको 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दिया गया था। इसके बाद दोस्तों और क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तरीके से होती है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है उस समय इस कंपनी की जो पूंजी होती है वो 30,133 पाउंड होती है। तो मतलब ये एक सामूहिक कंपनी होती है, मतलब सामूहिक पूरा एक ग्रुप रहता है, पूरा ग्रुप मिलकर अपने अपनी पूंजी का निवेश कर कर और पूरी पूंजी को लगाकर जो पूरी पूंजी होती है वो 30,133 पाउंड होती है, उसको मिलाकर एक कंपनी को खड़ा करते हैं। और इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 217 सदस्यों की एक कंपनी बनती है। और इसमें बताया जाता है कि एक जो शेयर रहता है, मतलब एक जो हिस्सा रहता है, इसमें महारानी का भी रहता है, इसमें जो एलिजाबेथ है इनका भी एक हिस्सा रहता है इस कंपनी में। तो 217 लोग मिलकर 30,133 पाउंड के द्वारा एक कंपनी का निर्माण करते हैं। और ये कंपनी 15 वर्षों के लिए ईस्ट देशों में यानी कि पूर्वी देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, वहाँ पे व्यापार करने का इनको अधिकार दिया जाता है। अब ये कंपनी भारत में जाकर व्यापार करती है, मगर व्यापार करने के साथ साथ जब इनको पता चलता है कि भारत के अंदर तो इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई है और भारत के जो शासक वगैरह है वो इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि इनको तो मतलब कोई भी इंसान आकर बहका सकता है। और वो डुप्ले की नीति को भी देखते हैं कि डुप्ले जब आता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदमी मतलब शुरू में तो जाकर थोड़ा टक्कर लेने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि शाहजहाँ के समय और औरंगजेब के समय इनकी लड़ाइयाँ भी होती है। मगर लड़ाइयों के बाद इनको पता चलता है कि जब तक मुगल सत्ता मजबूत है तब तक हम भारत के अंदर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाएंगे। मगर जब डुप्ले के द्वारा जब उनकी 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के पश्चात इनको पूरी स्थिति पता लग जाती है और वो भारत की राजनीति के ऊपर हस्तक्षेप करने लगते हैं और धीरे धीरे भारत की राजनीति उनके हाथों में आ जाती है। जब भारत की राजनीति उनके हाथों में आ जाती है तो कंपनी के जो ये ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश जो संसद है, ये इनकी पूरी जो इनकी जो कार्य कर रहे थे ये इंडिया के अंदर रहकर, उन सारी गतिविधियों के ऊपर ब्रिटिश संसद की नज़र रहती है। जब जैसे ही इनके हाथों में भारत की सत्ता आ जाती है उसी समय ब्रिटिश संसद इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर देती है। तो वो हम आगे के चार्टर एक्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की स्थापना की। 15 वर्षों का इनको अधिकार दिया, मतलब व्यापार करने के लिए अधिकार दिया था। मगर होता क्या दोस्तों,
इनको मतलब लक ऐसा रहता है इनका कि इनको व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने का मौका मिल जाता है और भारत की राजनीति में ये मेन पावर बन जाते हैं। और ये 30,133 पाउंड की इनकी पूंजी रहती है। 217 इसमें कुल भागीदार रहते हैं। कंपनी का प्रशासन, जो कंपनी बनाई जाती है दोस्तों, उस कंपनी का प्रशासन गवर्नर और उप गवर्नर, दो अधिकारी रहते हैं। मेन दो अधिकारी रहते हैं, एक तो गवर्नर रहता है और एक उप गवर्नर रहता है, और साथ में इनके 24 अन्य सदस्य रहते हैं। तो कुल मिला के 3 जो है इसकी इकाई रहती है, जिसमें एक गवर्नर रहता है जो मेन हेड रहता है, उसके साथ एक इसका सहायक उप गवर्नर रहता है, और 24 सदस्य रहते हैं। 24 सदस्यों का भी चुनाव होता है दोस्तों, देखेंगे हम आगे। तो 24 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। ये पूरी कंपनी का शासन प्रशासन को ये देखती थी। और इन सभी सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब सीओडी, और बाद में हम देखेंगे दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि बीओडी भी आ जाता है इसमें। तो दोस्तों, तो शुरू में मतलब ये जो 24 सदस्यों की जो परिषद रहती है, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहता है, और इसी को निदेशक मंडल भी बोला जाता है। और ये पूरे कंपनी को, जो कंपनी रहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको देख रेख करती थी। मतलब एक ये बना दिया जाता है परिषद, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहता है, और इसके अधीन ये कंपनी रहकर अपने पूरी गतिविधियां, व्यापार वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सारा इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से करती थी। तो दोस्तों ये हमने ये समझ लिया है 1600 का ईस्वी का राजलेख। अब इसके बाद दोस्तों इनको नियम, रूल, रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो किस तरीके से इनको अधिकार प्रदान किए जाएंगे वो हम देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा राजलेख आता है 1726 का राजलेख। तो 1726 का राजलेख में इनको थोड़ी पावर दी जाएगी, थोड़ी मतलब शुरू में तो इनको थोड़ा थोड़ा पावर दिया जा रहा है, मगर जैसे ही भारत के ऊपर इनकी राजनीतिक प्रभु सत्ता इनके हाथों में आएगी, तो फिर इनको पावर ना देकर इनको पावर के ऊपर इनको नियंत्रित किया जाएगा, वो हम देखेंगे आगे। तो इसके द्वारा दोस्तों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तो 1726 में दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, मुंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर और मद्रास के अंदर 3 जगह पर इनकी प्रेसिडेंसी बन जाती है। तो प्रेसिडेंसी जब बन जाती है दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपालों को मतलब परिषद के द्वारा विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। तो दोस्तों ये शक्ति कब तक चलती है हम देखेंगे आगे। तो ये लगभग 1773 तक ये चलता रहता है, कि मतलब ये अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में अपने अपने रूल रेगुलेशन बनाते हैं, मगर 1773 के बाद ये फिर जो गवर्नर जनरल होता है वो रूल रेगुलेशन बनाने लगता है। तो ये अभी जो 1726 का राजलेख दिया गया है, इसमें प्रेसिडेंसी जो है बंगाल अपने लिए बना रही है, कलकत्ता की अपने लिए बना रही है, मद्रास अपने लिए बना रही है, मुंबई अपने लिए रूल रेगुलेशन बना रही है। तो ये शक्ति इन्होंने दे दी है। और पहले ये शक्ति इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल, जो हमने देखा है दोस्तों 24 सदस्यों का जो निदेशक मंडल था, वो पहले रूल रेगुलेशन बनाता था। तो कब तक बनाता था दोस्तों? 1715 तक के लगभग, 1726 तक उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया है। और 1715 में दोस्तों, जो हमने शुरू में बात की थी दोस्तों कि 15 वर्षों के लिए इनको व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए थे 1600 ईस्वी में, मगर जब 15 साल के पश्चात जब इनका कार्यकाल पूरा आता है दोस्तों, तो 1615 में इस कंपनी को 20 वर्ष के लिए, मतलब 20 वर्ष के लिए इनको और अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। मतलब 20 वर्ष के लिए ही इनको आगे आपको व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी जाती है। तो ये हमने दोनों लेखों को समझ लिया है दोस्तों। इसके बाद अब अगला लेख आएगा, जैसे कि अभी तक तो मतलब कंपनी के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आई है, मगर जैसे ही राजनीतिक सत्ता इनके हाथ में आ जाएगी, उसके पश्चात इनके ऊपर प्रतिबंध और इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। अब होता है क्या दोस्तों, 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होने के पश्चात भारत की जो बंगाल वाला जो प्रांत है, उसके ऊपर प्रभुत्व किसका स्थापित हो जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। मगर ये प्रभुत्व स्थापित होता है, प्रभुत्व स्थापित होने के पश्चात इनके ऊपर जो बंगाल का जो आय वगैरह रहता है, वो पूरा धन वगैरह ये अपने अपने कब्जे में करने लगते हैं। इसी के बाद दोस्तों 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जब होता है, तो युद्ध होने के पश्चात दोस्तों इनका बंगाल के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो ये पूरी घटनाक्रम दोस्तों कौन देख रहे थे? जो ब्रिटिश संसद थी, वो इस पूरी घटनाक्रम को देख रही थी। तो पूरी घटनाक्रम को देखने के साथ ही दोस्तों होता क्या है, अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही इनके ऊपर बंगाल में इनका
पूरा तरीके से अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के पश्चात जो बंगाल की आय रहती है उस आय से ये व्यापार करने लगते हैं। तो कुछ दिनों तक तो इनका आय काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और कुछ दिनों तक इनका व्यापार पूरा अच्छी तरीके से चलता रहता है और पूरी तरीके से फ़ायदे की ये कंपनी चलती रहती है। मगर होता क्या दोस्तों, 1770 तक जाते जाते कंपनी की हालत इतनी ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार और इतना ज़्यादा मतलब पैसों की मतलब गबन करने के कारण कंपनी की हालत इतनी बुरी आ जाती है कि ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं ये इंग्लैंड से ऋण मांगते हैं। तो इंग्लैंड से जब ऋण मांगते हैं दोस्तों, तो ये जो इनकी कंपनी, इनका जो निदेशक मंडल है वो देखता है कि यार हमने तो मतलब अभी तक आपसे देख रहे थे कि आप अभी तक तो मतलब इतने अच्छे से पूरी कंपनी का संचालन चल रहा था और 1764 के बाद आपके पास बंगाल की भी इनकम आने लग गई थी, मगर आपने ये क्या हालत कर दी है कि जो आपको कंपनी का ऋण मांगना पड़ रहा है आपको। तो ये चीज़ें देखने के पश्चात दोस्तों इनके ऊपर फिर थोड़ा सख्ती बरती जाएगी। तो वो सख्ती कब बरती जाएगी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो देख लेते हैं दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या क्या चीज़ें होती है। तो लॉर्ड नाथ के द्वारा एक गुप्त समिति बिठाई जाती है। उस समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी को भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना है। तो दोस्तों नियंत्रित क्यों करना है, क्योंकि भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता इनके हाथों में आ गई है। तो अब ये कहीं ना मतलब ऐसा नहीं हो कि ये राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेकर ही रखे, मतलब इसको जो रूल रेगुलेशन है, इसको जो कंट्रोल कर रही है वो ब्रिटिश संसद का एक उन्होंने जो बनाया था निदेशक मंडल वो कंट्रोल कर रही है, मगर इनडायरेक्टली ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप इसके ऊपर था। तो और ज़्यादा हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और उसके माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करना स्टार्ट किया। तो कंपनी को नियंत्रित इतना ज़्यादा मतलब नियंत्रित करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि 1793 का आएगा, फिर 1813 का आएगा, फिर 1833 का आएगा, फिर 1853 का आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों नियंत्रित करते करते 1857 की क्रांति जब होती है तो उसके पश्चात कंपनी को हटा दिया जाता है और क्राउन का शासन स्थापित कर दिया जाता है। तो 1773 में दोस्तों इनको नियंत्रित किया जाता है। और किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, तो ब्रिटेन के अंदर क्या व्यवस्था होती है और भारत के अंदर क्या व्यवस्था होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्य अवधि को जो 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है दोस्तों, हमने शुरू में देखा था BOD जिसके अंदर 24 सदस्य थे, उसकी अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी जाती है। मतलब पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे दोस्तों हर वर्ष मतलब नए नए सदस्यों को बिठाया जाता था, मगर अब क्या कर दिया, जो कमेटी जो बैठती थी उसको 4 वर्ष के लिए बिठा दिया गया, मतलब 4 वर्ष तक पूरी वही समिति कार्य करेगी। इसके अलावा दोस्तों इसके कुल सदस्य 24 थे। उन 24 सदस्यों में से 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। तो 1/4 सदस्य यानी कि दोस्तों 6 सदस्य हर साल, यानी कि दोस्तों कंपनी जो कार्य करेगी वो 24 सदस्य रहेंगे। 24 सदस्य में से 18 सदस्य तो दोस्तों आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे, मगर जो 6 सदस्य है वो हर साल आपके अवकाश ग्रहण करते रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सदस्य थे उनके बारे में भी रूल रेगुलेशन बना दिया कि जो सदस्य बनेंगे वो 1000 पाउंड के शेयर धारक होना चाहिए। वही निदेशक मंडल के चुनाव में भाग ले सकते हैं। मतलब चुनाव में भाग लेने का मतलब दोस्तों वही तो निदेशक मंडल का सदस्य बन सकता है और वही निदेशक मंडल के लिए वोट कर सकता है। तो किसके कितना होना चाहिए दोस्तों, 1000 पाउंड होना चाहिए। आगे जाके दोस्तों ये 500 पाउंड कर दिया जाएगा, हम देखेंगे आगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसके अलावा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में जो ब्रिटेन के अंदर जो किया गया था वो ये हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 1 वर्ष के अलावा 4 वर्ष का कर दिया और प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करना है 1/4 सदस्यों को, और 1000 पाउंड वाला ही इसमें शामिल हो सकता था। इसके अलावा दोस्तों भारत में क्या व्यवस्था की थी हम देख लेते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या व्यवस्था थी देख लेते हैं। 1773 के बाद दोस्तों होता क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश क्षेत्र जो अभी तक जो मतलब 1757 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों, गवर्नर था रॉजर ड्रेक, फिर रॉबर्ट क्लाइव बनता है, फिर हालवेल बनता है, फिर वेंसिटार्ड बनता है। इस तरीके से दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली भी आती है। तो वो सारी शासन प्रणाली जो होती है दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से खत्म हो जाती है। और जो बंगाल का गवर्नर होता है तो दोस्तों प्रेसिडेंसी कितनी थी, मद्रास का गवर्नर अलग था और आपका कलकत्ता का गवर्नर अलग था और मुंबई का गवर्नर अलग था। मगर 1773 के पश्चात इन सभी का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल, मुंबई और मद्रास, इन सभी का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में ये सारी चीज़ों को सौंप दी और जो बंगाल का गवर्नर था उसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों शासन की समस्त शक्तियाँ गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद में सौंप दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे एक परिषद का निर्माण किया गया जिस परिषद के अंदर 4 सदस्यों को शामिल किया गया। मतलब अब जितने भी जो भी रूल रेगुलेशन बनाना है कंपनी से रिलेटेड, वो रूल रेगुलेशन आपके कंपनी के जो गवर्नर जनरल है वो और उसके साथ जो 4 सदस्य हैं वो मिलकर कंपनी का रूल रेगुलेशन बनाएंगे।
वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। तो वारेन हेस्टिंग आप सभी को पता होना चाहिए 1772 से लेकर तो 1785 तक यही गवर्नर जनरल रहते हैं। तो ये जो थे वारेन हेस्टिंग, ये भारत के प्रथम, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। और कार्यकारिणी के जो सदस्य थे दोस्तों, 4 सदस्य, उनके बारे में देख लेते हैं। 4 सदस्य कौन कौन थे? फिलिप थे, और फिलिप फ्रांसिस थे, और दोस्तों क्लेवरिंग थे, मॉनसून थे और बोरवेल थे। तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून और बोरवेल। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये चारों सदस्य के बारे में याद रखना है। अब इनको याद किस तरीके से रखना दोस्तों, इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो दोस्तों इन सभी 4 सदस्यों को याद रखने की एक थोड़ा सा मतलब, आप अगर थोड़ा कीवर्ड के माध्यम से अगर समझना चाहोगे तो समझ सकते हो। बाकी याद रखने की एक ट्रिक ये भी है कि फिलिप फ्रांसिस ने मॉनसून में बोरवेल को रिंग पहनाया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, फिलिप फ्रांसिस ने मॉनसून में बोरवेल को रिंग पहनाया। तो इस तरीके से दोस्तों क्लेवरिंग से रिंग आपको याद रखना है। और फिलिप फ्रांसिस तो आपको याद ही है, और मॉनसून से मेनसून हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों रिंग से आपका क्लेवरिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चारों सदस्य याद रखना है। इसके बाद दोस्तों और क्या होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नियम के द्वारा, इस नियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है सबसे पहले वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की जाती है। और सर इसके जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कर दी गई है कलकत्ता के अंदर, इसका जो प्रमुख न्यायाधीश बनाए जाते हैं दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, वो सर एलिजा एम्पे होते हैं। सर एलिजा एम्पे के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और उसके प्रमुख न्यायाधीश कौन है? सर एलिजा एम्पे। और इनके साथ 3 अन्य सदस्यों को भी बनाया जाता है दोस्तों। 3 अन्य मुख्य जो इनके न्यायाधीश होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? चेम्बर, लीमेस्टर और हाइड। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? चेम्बर कितने मीटर हाइट का है? चेम्बर जो है कितने मीटर हाइट का है, मतलब कितने मीटर हाइट है चेम्बर की। इस तरीके से आपको याद रखना है। चेम्बर जो बना रहता है दोस्तों, 4 पैर होते हैं चेम्बर के, तो चेम्बर की जो हाइट कितने मीटर है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है दोस्तों। मीटर से मेस्टर और हाइट से हाइट और चेम्बर का चेम्बर। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है दोस्तों। और क्या होता है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों होता क्या था, इससे पहले जो एक्ट से पहले क्या चल रहा था, बंगाल के अंदर सभी तरह के व्यापारी आकर व्यापार कर रहे थे। मगर जैसे ही कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया, तो नियंत्रण स्थापित के साथ ही इन्होंने बोल दिया कि अब जो है आपको अगर बंगाल के अंदर या भारत के अंदर व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कंपनी के कर्मचारी जो किसानों से और व्यापारियों से और जो मतलब शोषण के साथ यानी कि ज़बरदस्ती के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भारत के अंदर भारतीय लोगों से उपहार लेते थे, उन उपहार लेने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि यहाँ पे उपहार के स्वरूप दोस्तों यहाँ पे भ्रष्टाचार को फैलाया जा रहा था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से हमने देखा था, रॉबर्ट क्लाइव ने भी उपहार लेने के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, मगर उतना ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया था जितना रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे तो पूरी तरीके से प्रावधान लगा दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आप लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भी आप उपहार वाली चीज़ों को देखने को मिलेगी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करेगा, उपहार लेने की चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो जो ब्रिटिश जो कर्मचारी होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनकी सैलरी को बढ़ा देगा। कहने का मतलब आप उपहार मत लो, आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं, बस उपहार लेने वाली चीज़ों को खत्म कर दो। तो वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ब्रिटिश कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वो हम देखेंगे आगे। तो ये चीज़ें आपके ऊपर जो है पूरी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो क्या क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लॉर्ड नर्थ के द्वारा गठित समिति बिठाई जाती है, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है। ब्रिटेन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक जो समिति बनाई गई थी शुरू में, उसको 4 वर्ष कर दिया जाता है उसका कार्यकाल। और इसमें जो सदस्य है वो 24 सदस्यों में से 1/4 सदस्यों यानी कि 6 सदस्य प्रति वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते थे। और इसमें चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 1000 पाउंड का शेयर होना चाहिए, तभी आप इस चुनाव में शामिल हो सकते हो। और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या था दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन तीनों को इसके अधीन कर दिया जाता है। और शासन की समस्त शक्तियाँ बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यों को हाथ में सौंप दी जाती है। और 4 सदस्य कौन कौन होते हैं दोस्तों? 4 सदस्य होते हैं फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून और बोरवेल। और वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। इसके बाद दोस्तों
1774 में कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश बनते हैं। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन है? चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड, यानी कि चेम्बर की कितने मीटर हाइट है, इस तरीके से आपको याद रखना है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी है उनको बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार नहीं कर सकते, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यही सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा दोस्तों द्विवध शासन की जो समाप्ति होती है वो भी आपको जो गवर्नर जनरल है आपके वारेन हेस्टिंग उनके द्वारा समाप्त की जाती है। अब इसके बाद दोस्तों होता क्या है दोस्तों, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसी में 20 वर्ष के लिए कंपनी का जो शासन, कंपनी का जो व्यापारिक जो अधिकार है वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों 1773 से फिर 1793 में आपका चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1793 में फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, तो फिर आपका 1813 में आएगा, फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है तो फिर 1833 में आएगा, फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है तो 1853 में आएगा। फिर इस तरीके से दोस्तों 20-20 वर्ष में चार्टर एक्ट आते हैं। तो आपको ये समझना है कि चार्टर एक्ट किस तरीके से आ रहे थे। तो हर 20 वर्ष में चार्टर एक्ट आए थे, इस वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है 1793, 1813, 1833, 1853। तो ये आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपके मायने में भी बात आ रही होगी कि 1833 में क्यों आ रहा है, 1835 में क्यों नहीं आया, 1845 में क्यों नहीं आया, 1854 में क्यों नहीं आया। तो ये इसलिए नहीं आया दोस्तों क्योंकि ये हर साल 20 वर्ष की अवधि बढ़ रही थी, मतलब एक चार्टर एक्ट में 20 वर्ष की अवधि बढ़ रही थी, इस वजह से ये 33 मतलब 73, 53, 13, 33, 53 इस तरीके से ये चार्टर एक्ट आए हैं। तो अब ये चार्टर एक्ट आया। अब ये चार्टर एक्ट के बाद दोस्तों अब इसमें कुछ सुधार करने के लिए आगे आप देखोगे दोस्तों सेटलमेंट एक्ट आएगा, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, वो एक्ट को भी देखेंगे, फिर 1793 में चार्टर एक्ट आएगा। अब दोस्तों 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट आया है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो इसमें होता क्या दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो था उसके दोषों को दूर करने के लिए एडमंड बर्क के द्वारा एक सुझाव दिया गया। और एक्ट सुझाव के बाद दोस्तों ब्रिटिश संसद के द्वारा एक एक्ट को पारित किया गया। वो एक्ट को क्या बोला गया? सेटलमेंट एक्ट बोला गया, जो 1781 में आया गया। और इस एक्ट के माध्यम से क्या सुधार किया गया दोस्तों, जो चीज़ें मतलब 1773 में नहीं हुई थी, जो चीज़ें रह गई थी, उन चीज़ों को सुधार करने के लिए 1781 में लेकर आया दूसरा एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों। तो जो हमने देखा था कि 1776 जो 1726 का जो राज लेकर आया था उसमें दोस्तों सभी को अपने अपने विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। बंगाल को अपने लिए विधि बनाना है, मुंबई को अपने लिए विधि बनाना है, मद्रास को अपने लिए विधि बनाना है, मगर उस विधि बनाने का अधिकार को छीन लिया गया और कलकत्ता की जो सरकार थी, जो गवर्नर जनरल के अधीन थी, उसी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों क्षेत्र के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये सेटलमेंट में ये चीज़ नहीं देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त किस तरीके से कर दिया गया दोस्तों, तो पहले क्या होता था दोस्तों, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में रख दी गई थी। 1773 के अंदर जो 1774 में आपने देखा कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही गवर्नर जनरल की काउंसिल को रख दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करती थी। अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उसको जो भी है अपने रूल रेगुलेशन मनवा ले, चाहे तो उसको भंग कर दे, इस तरीके की चीज़ें उसके मतलब पावर में थी। मगर 1781 के अंदर उसको ख़त्म करके गवर्नर जनरल को जो काउंसिल थी उसको मुक्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय से। इसके बाद दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य था उसका भी विभाजन कर दिया इसमें। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम करते हुए राजस्व अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब राजस्व का अधिकार जो है दोस्तों राजस्व विभाग को दे दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय से बोल दिया गया आपका जो काम है आप वो काम करो, आपका जो न्याय व्यवस्था से रिलेटेड जो भी काम है, कानून की व्याख्या करना वगैरह वगैरह, ये सारे काम आप करो। बाकी राजस्व विभाग वाला जो कार्य है वो आप छोड़ दो, राजस्व के लिए अब हम राजस्व मंडल की स्थापना करेंगे। तो जैसे इनसे ये राजस्व विभाग का जो अधिकार लिया दोस्तों इनसे, तो इसके पश्चात राजस्व मंडल की स्थापना कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट है उसके अंदर देखने को मिली है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को व्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए एडमंड बर्क के द्वारा एक सुझाव दिया जाता है और एक एक्ट को पारित किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों के लिए विधि बनाने का जो है अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल को यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय से राजस्व अधिकार को ले लिया गया और राजस्व मंडल की स्थापना कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें आपको 1781 के सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से देखने को मिली है। अब इसके बाद हम दूसरा एक्ट देख लेते हैं दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट।
अब 1784 के अंदर दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो इसके अंदर क्या सुझाव देखने को मिलता है, क्या क्या सुधार हुए हैं, ये हम समझ लेते हैं दोस्तों। ये कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य के क्षेत्र ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के द्वारा पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का जो अधिकार था, जैसे कि 1784 तक कंपनी का अधिकार काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर क्षेत्रों में फैल गया था, तो उन क्षेत्रों को ब्रिटिश ताज के अधीन करने के लिए प्राथमिक जो पहला कदम उठाया गया था वो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से उठाया गया था। मतलब ये जो क्षेत्र था इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया अब आपको इस अधिनियम के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो 1773 में देखा आपने, वहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने को मिला था। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे अब नई चीज़ देखने को मिलेगी, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। अब यहाँ से मतलब कंपनी को अलग अलग तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है। तो कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था वो अलग कर दिया गया और राजनीतिक जो क्रियाकलाप था उसको अलग कर दिया। मतलब जो राजनीतिक क्रियाकलाप है वो आप अलग करोगे और कंपनी का जो व्यापारिक क्रियाकलाप है वो आप अलग करोगे, मतलब अलग अलग विभागों को सौंप दिया गया। इसके बाद साथ दोस्तों कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक को हाथों में दे दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उनको ये सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये चीज़ें सौंप दी गई। तो मतलब जो कंपनी के व्यापारिक थे वो निदेशक मंडल को सौंप दिया गया और कंपनी के जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे, कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलाप मतलब किसी भी राज्य के बारे में हस्तक्षेप करना, युद्ध करना, शांति करना, समझौता करना, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें थी वो 6 सदस्यीय एक समिति बनाई जिसको नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। दोस्तों अब यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल गई है। इससे पहले हो क्या रहा था दोस्तों, कंपनी के द्वारा, ये थोड़ी सी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूँ दोस्तों, को कंपनी बना दी गई। कंपनी बनाने के पश्चात 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें आपको निदेशक मंडल देखने को मिला था। निदेशक मंडल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए होता क्या है दोस्तों, ब्रिटिश संसद होती है। ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या होता है, ब्रिटिश संसद के एक विभाग के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक समिति बना दी जाती है और उस समिति के अनुसार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार कर रही है इसको नियंत्रण करने का कार्य सौंपा जाता है। मतलब किसी भी तरीके से एक अलग विभाग नहीं बनाया जाता, एक कमेटी नहीं बनाई जाती, उसी संसद के अधीन रहकर ये सारी चीज़ें चल रही थी। मगर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो संसद होती है वो संसद के पास कई सारे कार्य होते हैं, देश को संभालना, विदेश नीति, युद्ध करना, दूसरे बहुत सारे कार्य होते हैं। उन सभी कार्यों की वजह से कंपनी जो है ठीक तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रही थी। जो ब्रिटिश संसद थी वो कंपनी के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रही थी। जो 1773 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था उनके द्वारा यहाँ पे अच्छी तरीके से नियंत्रण नहीं किया जा रहा था। जब नियंत्रण नहीं किया जा रहा था तो 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके माध्यम से क्या किया दोस्तों, संसद के द्वारा एक विभाग बना दिया गया। विभाग क्या बनाया दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया दोस्तों तो उसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया जिसमें ब्रिटिश संसद के भी सदस्य थे। तो उन सभी सदस्यों के द्वारा अब दोस्तों, अब जब एक विभाग पूरा इसी कंपनी को संभालने के लिए बना दिया गया है तो अब ये विभाग अच्छी तरीके से इसको नियंत्रण करेगा। तो इस वजह से दोस्तों इसको नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अलग से बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था नियंत्रक मंडल, यानी कि नियंत्रण करना इसको इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें अब यहाँ पे रूल कर रही है, एक तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूल कर रहा था BOD, अब दूसरा जो है 1784 के बाद दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOD और BOC। तो दोनों चीज़ों के द्वारा अब कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप अब कंपनी के ऊपर बंदी से लगाई जा रही है। तो कंपनी के जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनके ऊपर 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जो नियंत्रक मंडल को दिया गया। इसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को भी अब कम करके 3 कर दिया गया है। तो इससे पहले क्या था दोस्तों, कंपनी की जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद के अंदर 4 सदस्य होते थे। तो 4 सदस्यों में क्या चल रहा था दोस्तों, एक तो 4 सदस्य हो गए और एक गवर्नर जनरल हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों 5 सदस्य हो जाते थे। 5 सदस्य में दोस्तों जब जो भी कोई सा मत, जैसे कि किसी चीज़ को फैसला करना है तो फैसला करने में क्या होता था दोस्तों, जिसकी भी तरफ 3 हो जाते थे, 3 में मतलब 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, और जिसकी भी तरफ गवर्नर जनरल हो जाता था वो फैसला हो जाता था। तो यहाँ पे मिली भगत करके मतलब किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को फैलाया जा सकता था। मगर कंपनी के ऊपर बंदिश लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उन 4 सदस्यों को कम करके 3 सदस्य कर दिए। अब 3 सदस्य में क्या होता था दोस्तों, अब 3 सदस्यों में जो कंपनी का जो गवर्नर जनरल था उसके द्वारा अब ये सारे 4 लोग मिलकर इसके फैसलों को लेते थे।
इसके अलावा दोस्तों इनको इसका पूरे फैसले को लिए आपको निदेशक मंडल के पास भी जाना पड़ता था और नियंत्रण मंडल के पास भी जाना पड़ता था। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, पहले तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाने के लिए ही अधिकार दिया गया था। इससे पहले हमने 1781 का सेटलमेंट एक्ट पढ़ा था, उसमें रूल बनाने का अधिकार दिया गया था, विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। मगर 1784 में अब यहाँ पे जो प्रांतीय सरकारें थी, जैसे प्रांतीय सरकारें क्या थी दोस्तों, मद्रास की, मुंबई की, इन सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार किसे दिया गया, गवर्नर जनरल को, जो कलकत्ता के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को दे दिया गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पावर के अंदर बढ़ोतरी की गई है। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, 1784 के एक्ट के अंदर ये कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज के ऊपर ब्रिटिश ताज यानी कि स्वामित्व को दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज माना जाता है। मतलब पहली बार यहाँ पे ब्रिटिश ताज को स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे उनको निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया, और कंपनी के जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे वो नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को कम करके 3 कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों और क्या अधिकार दिए गए यहाँ पे, अंग्रेज अधिकारियों को अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड के अंदर एक कोर्ट की स्थापना की गई। और किसके लिए स्थापना की गई दोस्तों, जो कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, अंग्रेजी अधिकारी यानी कि जो भारतीयों के लिए तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर ही दी गई, मगर जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, जो भ्रष्टाचार करते थे, जो गलत कार्य करते थे, उनके ऊपर मुकदमा लगाने के लिए, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, उनको नियंत्रण में लाने के लिए एक मुंबई इंग्लैंड के अंदर कोर्ट की स्थापना कर दी गई। और कोर्ट वहाँ पर जाके आपको केसबाजी करना है और वहीं पर आपकी सजा होगी। फिर उसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल ने देसी राजाओं को युद्ध, अब गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध संधि करने से पूर्व कंपनी के जो डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया। कंपनी का जो डायरेक्टर होता था दोस्तों, जिसमें आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये दोनों होते थे, उनसे आपको संधि करने के लिए, युद्ध करने के लिए आपको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगी। इससे पहले क्या हो रहा था दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ, कोई परमिशन नहीं ली, बक्सर का युद्ध हुआ, कोई परमिशन नहीं ली, अवध के ऊपर हमला बोल दिया, कोई परमिशन नहीं ली, मराठाओं से लड़ रहे, झगड़ रहे, कोई परमिशन नहीं ले रहे थे। मगर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जब ब्रिटिश संसद ने इनके ऊपर जब नियंत्रण लगाया, तो इस तरीके से नियंत्रण लगाया कि ये कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। इनको अगर व्यापारिक भी अगर इनको विस्तार करना है तो भी हमसे परमिशन लेना पड़ेगी, अगर कोई युद्ध लड़ रहे हैं तो भी हमसे परमिशन लेना पड़ेगी। इस तरीके का इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों एक और एक्ट आता है, आपको जो गवर्नर जनरल का आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के अंदर जब सुधार करने के लिए पहुंचाया जाता है, तो उनको मनाने के लिए एक उनकी जो शर्तें रहती है, उन शर्तों को पूरा करने के लिए 1786 के अंदर एक एक्ट लेकर आया जाता है। वो हम देख लेते हैं। 1786 का अधिनियम। तो दोस्तों 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के इतना ज़्यादा मतलब स्पेशल क्यों रहता है, इतना ज़्यादा मतलब इसके एटीट्यूड क्यों रहता है, क्योंकि ये अमेरिका के अंदर जो क्रांति होती है 1776 की, उसके अंदर ये युद्ध लड़कर आता है। उस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अपनी सूरवीरता, अपनी जो पराक्रम को दिखाकर आता है। इस वजह से इसका जो है एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा, इसका जो कॉन्फिडेंस और इसका जो बोलते हैं आपका, इसकी जो वैल्यू रहती है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो इसको जब भारत के अंदर पहुंचाया जाता है, तो उसको पता चलता है कि भारत के अंदर जो सेनापति वाले अधिकार है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है। किसी से युद्ध अगर लड़ूंगा तो उन लोगों से परमिशन लेना पड़ेगी, ये सब चीज़ें करना पड़ेगी। मतलब किसी तरीके से इसको जब पता चला कि भारत के अंदर जो भी ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा है, उसमें कई सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है। मगर जब कॉर्नवालिस ने बोला कि भाई मुझे अगर आप इंडिया के अंदर पहुँचा रहे हो, तो मुझे ये सारी शक्ति आपको प्रदान करना पड़ेगी, सेनापति की शक्ति मुझे देना पड़ेगी, और बर्खास्त करने की शक्ति मुझे देना पड़ेगी, रूल रेगुलेशन बनाने की शक्ति मुझे देना पड़ेगी, तब जाकर ही मैं भारत के अंदर जाऊंगा। तो जब ब्रिटिश संसद ने इनकी सारी शक्तियों को मान लिया, सारी शक्ति को मानने के पश्चात एक अधिनियम लेकर आए, उस अधिनियम के द्वारा इसको शक्ति प्रदान की गई। शक्ति प्रदान करने के पश्चात ये भारत के अंदर आता है। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसको क्या क्या शक्ति प्रदान की गई। तो 1786 का जो अधिनियम होता है, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों कौन सी परिषद, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है, उसके द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय को निरस्त करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो क्यों दिया गया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई लेवल का इंसान था, इस वजह से उसको मनाने के लिए अधिकार प्रदान किया गया।
गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्ति प्रदान की गई। तो दोस्तों इससे पहले जो सेनापति वगैरह ये अलग से बनाए जाते थे, मगर लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति की शक्ति इसको दे दी गई कि जितने भी जो भी युद्ध वगैरह आपको लड़ना है आप आपके हिसाब से लड़ो। इसके बाद दोस्तों ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही ये प्रावधान किए गए थे। अब इसके पश्चात दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1773 में हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था, अब उसके 20 साल होने को आ रहे हैं। तो 20 साल कब होंगे? 1793 यानी कि 1793 में आपका अब नेक्स्ट चार्टर एक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 साल होने वाले हैं तो हर 20 साल में आपको चार्टर एक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब 1793 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट आता है, तो 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके अंदर क्या प्रावधान देखने को मिलते हैं देख लेते हैं। अब क्या नियंत्रण लगाया इनके ऊपर, तो हर चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। तो धीरे धीरे किस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है हम देख लेते हैं। इसके द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। तो 1793 से लेकर 1813 तक अब कंपनी व्यापार करेगी। और क्या प्रावधान किया गया, इसके द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भी राजस्व भारतीय राजस्व देने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि जो नियंत्रक मंडल का जो वेतन है, नहीं ये तो खैर वो भारत सचिव वाला रहता है दोस्तों, यहाँ पे नहीं पूछना है ये चीज़ें। तो ये नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे उनका वेतन अब भारतीय राजस्व जाएगा। तो इसका प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया। इसके अलावा दोस्तों और क्या व्यवस्था की गई, भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव लिखी गई। मतलब यहाँ पे जो भारत के अंदर जो भी प्रशासन है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाने हैं, उनको सभी को लिपिबद्ध संहिता के द्वारा यहाँ पे प्रशासन के अंदर रखना है। इसके बाद दोस्तों सभी कानूनों व नियमों को व्याख्या का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया। तो न्यायालय को जो है कानूनों का व्याख्या करने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले क्या चल रहा था दोस्तों, कौंसिल है वो बना के दे रही है, व्याख्या कर रही है, और निर्देशक मंडल है वो अपनी व्याख्या अपने लेवल पर कर रहे हैं। मगर 1793 के एक्ट के बाद कानून की जो व्याख्या है वो न्यायालय के अधिकार में दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से समझनी है। क्या क्या हुआ दोस्तों, इसके द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसके द्वारा नियंत्रक मंडल के वेतन को भारतीय राजस्व देने का प्रावधान किया गया। नियंत्रक मंडल कौन दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और भारतीय क्षेत्रों को लिखित विधि द्वारा प्रशासन में नींव रखी गई है, और कानून की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। अब इसके पश्चात दोस्तों दूसरा एक्ट आएगा हमारा 1813 का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है दोस्तों। 1813 का चार्टर एक्ट से कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ये चार्टर एक्ट आता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों इसके अंदर क्या क्या नियंत्रण और क्या क्या सुधार किए जाते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर धर्म प्रचार की अनुज्ञा यानी कि परमिशन दे दी जाती है। तो भारत के अंदर जाओ, प्रचार प्रसार करो। और आप सभी को पता होना चाहिए, हमने इससे पहले कि जो भारत के अंदर उपनिवेशवाद के जो चरण पड़े थे, उस चरण के अंदर आपने देखा था कि 1857 से लेके 1757 से लेके तो 1813 तक आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद चलता है, फिर आपका मुक्त पूंजीवाद चलता है, व्यापारिक पूंजीवाद चलता है, मतलब मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका वित्तीय पूंजीवाद चलता है। तो ये जो थी खुली व्यापारिक नीति के द्वारा यहाँ पे भारत को इस तरीके से ईसाई मिशनरियों को प्रभाव में और भारत को शिक्षित कर कर अंग्रेजों के अधीन करने की एक योजना यहाँ पे बनाई गई थी। और भारत के अंदर जो लोग थे उन लोगों को शिक्षित कर कर अंग्रेजों की तरह उनके रहन सहन, अंग्रेजों की तरह उनकी पर्सनालिटी, अंग्रेजों की तरह उनके जो कपड़े और अंग्रेजों की तरह सोचने वाला जो है, उनके लिए ये शिक्षा व्यवस्था की गई थी कि जिससे द्वारा उनके जो छोटे क्लर्क वगैरह की जो भर्ती थी, क्लर्क वगैरह के जो अधिकारी वगैरह जो रखने पड़ते थे छोटे छोटे पदों पर, उनके लिए भारतीयों को तैयार किया गया था। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या सुधार देखने को मिला, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की यहाँ पे परमिशन दे दी गई, और कंपनी के व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमने ये व्यवस्था आपको समझा दी है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्यों समाप्त किया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर आपकी औद्योगिक क्रांति हो जाती है और नेपोलियन के द्वारा माध्यवी व्यवस्था को अपना लिया जाता है। तो कंपनी के जो एकाधिकार था पूर्वी देशों के साथ, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, और ब्रिटेन की जितने भी जो भी कंपनियां होती है वो अब आकर भारत के अंदर व्यापार करने लगती है। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार इसके द्वारा रखा गया। मतलब चीन और चाय का जो व्यापार है
वो भी आपका 1833 के एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटिश व्यापारी तथा ब्रिटिश नागरिक लाइसेंस प्राप्ति के बाद ही भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। मतलब अगर ब्रिटिश व्यापारी को अगर यहाँ पे बसना है तो उसको लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। हालांकि 1833 में आपको ये लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा और सभी को, ब्रिटिश नागरिक जितने भी है सभी को बिना लाइसेंस भारत के अंदर बसने की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था, यानी कि 1813 से 33 तक फिर से बढ़ा दिया गया। और भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुबंध किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया था? तो ये आपका दोस्तों जो उपबंध किया गया था, व्यवस्था जो की गई थी 1 लाख रुपए खर्च करने की, ये 1813 के चार्टर एक्ट में की गई थी। ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद दोस्तों क्या क्या हुआ देख लेते एक बार और। इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर आगमन हुआ। कंपनियों के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ और चाय का व्यापार करने का अधिकार इनका बना रहा। ब्रिटिश व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्ति के पश्चात ही बसने का अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी जाती है। अब इसके बाद दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट में क्या सुधार किया जाता है? कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों 33 से अब क्या हो जाएगा, 53 तक ही अधिकार रहेगा। इसके बाद दोस्तों कंपनी के अंदर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उस बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, क्योंकि 1833 तक दोस्तों भारत के काफ़ी ज़्यादा हिस्से पर इनका अधिकार हो जाता है। तो पूरे हिस्से पर अधिकार करने के लिए एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना करना थी। तो केंद्रीय सत्ता को स्थापना करने के लिए, एक पूरे को केंद्रीकरण करने के लिए इन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। इसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। जैसे कि दोस्तों हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि पूरे बंगाल की जो भी प्रेसिडेंसी थी उन सभी को अधिकार कानून बनाने के लिए 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट आया था उसके द्वारा बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। उसी तरीके से 1833 के एक्ट के माध्यम से पूरे भारत के अंदर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। हालांकि इससे पहले दोस्तों जो कानून आता था उसे विनियम कहा जाता था। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि किस एक्ट के माध्यम से जो कानून पारित होने लगे, किस एक्ट के पश्चात अधिनियम कहा जाने लगे। तो दोस्तों अधिनियम कहा जाने लगे, इससे पहले के जो भी रूल रेगुलेशन या कानून आते थे उनको विनियम कहा जाता था। इसके पश्चात दोस्तों मुंबई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्तियां वापस ले ली गई। तो मुंबई और मद्रास के जो परिषद थी दोस्तों, इनको विधि निर्माण की जो शक्तियां दे रखी थी वो शक्तियों को वापस ले ली जाती है। तो ये 1726 का जो हमने राजलेख पढ़ा था उसके द्वारा मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को विधि निर्माण की अधिक शक्तियाँ दे रखी थी, उन शक्तियों को वापस ले ली जाती है। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों के रूप में 14 सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है उसमें ये दोस्तों 14 नहीं है, ये 14 सदस्य, मतलब 14 सदस्य के रूप में। इससे पहले हमने देखा था दोस्तों गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जैसे कि हमने देखा था 1884 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल और उसके 3 सदस्यों को शामिल किया जाता था, जिसको गवर्नर जनरल की परिषद कहा जाता था। मगर यहाँ पे एक सदस्य को और शामिल किया जाता है जिसको विधि सदस्य कहा जाता है, जिसके रूप में मेकाले को यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो 3 सदस्यों को बढ़ाकर यहाँ पे 14 सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर विधि सदस्य को शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो 1813 में दोस्तों चीन और चाय का जो अधिकार बचा हुआ था उन सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त करते हुए कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक अधिकार यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है 1833 के एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्य प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। तो ये हमने देख लिया दोस्तों 1834 में एक विधि आयोग के रूप में शामिल किया जाता है लॉर्ड मेकाले को, और लॉर्ड मेकाले खुद की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय विधि आयोग बनाता है और विधि बनाने का कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा के लिए विधि विरुद्ध घोषित किया गया, जिसे 1833 में नियम संख्या
5 के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको कमेंट्स करके ये बताना है 1843 की नियम संख्या 5 के द्वारा जो है दास प्रथा को समाप्त किया जाता है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो किस गवर्नर जनरल के समय दास प्रथा को समाप्त किया जाता है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम की धारा 87 के तहत धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश, रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। कहने का मतलब दोस्तों इस धारा के द्वारा, इससे पहले क्या होता था दोस्तों, भारतीयों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता था। उनकी जन्म के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके जन्म निवास के स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको नौकरी में नहीं रखा जाता था। मगर इसके द्वारा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा इसमें एक 87 नंबर की एक धारा जोड़ी गई। उस धारा के द्वारा अब किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका उपबंध किया गया। इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे विधि आयोग का गठन किया जाता है, तो भारतीय संविधान निर्माण की एक आंशिक झलक इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आप थोड़ा सा और देख ले, एक बार और समझ लेते हैं। 1833 एक्ट के माध्यम से 20 वर्षों के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है व्यापारिक अधिकार। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनने का अधिकार प्रदान किया जाता है। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम और उससे पहले के जो कानून बनते थे उनको विनियम कहा जाता था। मुंबई तथा मद्रास की परिषद से विधि निर्माण की शक्तियाँ वापस ले ली जाती है। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया जाता है, लॉर्ड मैकाले को। इसके बाद दोस्तों कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। इस एक्ट के माध्यम से 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों के साथ विधि आयोग का गठन किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा पर समाप्त करने के लिए एक अधिनियम लेकर आया जाता है, जो 1843 में नियम संख्या यानी कि 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। अधिनियम की धारा 87 के तहत दोस्तों यहाँ पे भेदभाव को खत्म कर दिया जाता है और इसमें भारतीय संविधान निर्माण की एक आंशिक झलक देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद और थोड़ा देख लेते हैं अब अगला चार्टर एक्ट 1853 का। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अब क्या यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे अब इसको जो 20-20 साल का जो अधिकार दिया जा रहा था वो अधिकार अब खत्म कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों का प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। तो जो विधि कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि जो विधायी शक्तियाँ हैं उनको अलग कर दी गई और जो प्रशासनिक शक्तियाँ थी उनको अलग कर दी गई। इसके बाद दोस्तों विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना किस लिए की गई दोस्तों? 12 सदस्यों की विधान परिषद की स्थापना भारत के लिए विधि निर्माण करने के लिए की गई। और इसके साथ ही दोस्तों क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यानी कि भारतीयों को इसमें शामिल किया गया, मतलब राय के लिए। यहाँ पे कोई सदस्य नहीं बनाया गया, उनसे बस सजेशन लेने के लिए, उनसे बस थोड़ी बहुत जानकारी लेने के लिए उनको भारतीयों को शामिल किया गया। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया या भारतीयों को शामिल किया गया आंशिक रूप से। तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे उनको सजेशन के लिए रखा गया था। हालांकि 1861 के द्वारा तो दोस्तों उनको शामिल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों और क्या होता है, विधि सदस्य को जो है गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। यहाँ पे इससे पहले हमने 1833 में पढ़ा था कि उसको शामिल किया गया था मगर उसको सदस्य नहीं बनाया गया था परमानेंट। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उसको परमानेंट से सदस्य बना दिया गया। मतलब अब एक गवर्नर जनरल हो गया और 4 सदस्य हो गए। इस तरीके से दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद बन जाती है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। कहने का मतलब दोस्तों अब जो पहले जो सिस्टम चल रहा था कि भाई हमारा चच्चा विधायक है तो हमको नौकरी लग जाएगी, या हमारी बात चलती है तो हम मतलब राजा महाराजाओं के वंशज है तो हमको नौकरी पर रख लिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। अब आपको नौकरी अगर करना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में तो आपको जॉब के लिए आपको कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रतियोगिता परीक्षा देनी पड़ेगी और परीक्षा पास होने के पश्चात ही आपको जो है आपको जॉब मिलेगी। तो वो चच्चा जो विधायक है वो वाली चीज़ें अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे प्री प्लान तरीके से कंपनी को समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी और 1853 में जाकर ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई। और इसी के पश्चात दोस्तों 1857 की घटना होती है और 1857 की क्रांति के साथ ही कंपनी को यहाँ पे हटा दिया जाता है और क्राउन का शासन स्थापित कर दिया जाता है। यह अधिनियम ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर था। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। एक बार और देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया जाता है।
विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक 12 सदस्यों का विधान परिषद बनाया जाता है। इसकी स्थापना के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। विधि सदस्य को परमानेंट सदस्य बना दिया जाता है और कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ब्रिटिश संसद को किसी भी सदस्य बनाने के लिए कंपनी के लिए समाप्त कर दिया, मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा किसी भी समय कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कंपनी का जो अधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक अधिकार, और कंपनी को भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी भी यहाँ पे इन्होंने घोषणा कर दी क्लियर ही, मतलब अब कंपनी को भी खत्म करेंगे। हालांकि कंपनी को जाके खत्म 1776 में कर दिया जाता है और यह अधिनियम ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। एक बार थोड़ा ब्रीफ में पूरा समझ लेते हैं दोस्तों, शुरू से किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत होती है। 1600 के अंदर आप देखते हो दोस्तों कि महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है और इनको 15 वर्ष के लिए अधिकार दिया जाता है। ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी क्षेत्रों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। इनकी पूंजी की हमने बात की थी, 30,133 पाउंड पूंजी थी और 217 लोगों की इसमें भागीदारी थी, जिसमें एक हिस्सा जो है महारानी एलिजाबेथ का भी था और 24 सदस्य इसके साथ में थे और गवर्नर, उप गवर्नर इसका प्रशासन को देखते थे और इन सभी सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों 1726 का राजलेख आता है। राजलेख के द्वारा इनको कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के लिए रूल बनाने के लिए यहाँ के जो राज्यपाल थे, यहाँ के जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको रूल बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। और दोस्तों ये रूल बनाने का जो अधिकार प्रदान किया गया है, इसको वापस कब लिया जाता है? इसको वापस लिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये रूल वापस लिया जाता है। और पहले ये शक्ति इंग्लैंड के निदेशक मंडल को थी, मतलब निदेशक मंडल जो है पहले रूल बनाते थे, मगर उसके पश्चात दोस्तों कलकत्ता, मुंबई, मद्रास को दिया गया। फिर इसको 1833 के द्वारा वापस से इनसे छीन लिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो लॉर्ड नाथ के द्वारा एक समिति बिठाई जाती है, उसके द्वारा ये एक्ट लेकर आया जाता है। इसके द्वारा जो है मुख्य जो इसका उद्देश्य था कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना था। ब्रिटेन में एक जो है विभाग बिठाया जाता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, उनकी अवधि जो 1 वर्ष की रहती है उसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी जाती है। इनके सदस्यों की संख्या 24 रहती है, जिसमें से 1/4 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करवाया जाता है और 1000 पाउंड वालों को यहाँ पे चुनाव में शामिल करने का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। इसके बाद भारत के संदर्भ में क्या देखने को मिला था? भारत के परिप्रेक्ष्य में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश मतलब जो संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र कहाँ का था दोस्तों? बंगाल, मुंबई और मद्रास। तो दोस्तों इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और शासन के समस्त शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यों को शामिल किया गया। और ये 4 सदस्य, जिसमें मतलब 4 सदस्यों में जिनमें से भी 3 के द्वारा मत एक साथ दिया जाता था, उसको यहाँ पे लागू किया जाता था। वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है और कार्यकारिणी सदस्यों की हमने बात कर ली थी दोस्तों, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल, ये 4 सदस्य थे। इसके बाद दोस्तों नियम के द्वारा 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो बिना लाइसेंस द्वारा व्यापार कर रहे थे उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों सेटलमेंट एक्ट आता है। इसके द्वारा जो 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके दोषों को दूर करने के लिए यहाँ पे प्रावधान लेकर आया जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। दोस्तों जो कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा, इस पे भी ये रूल बना सकते थे। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को जो है सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्ति को कम करके राजस्व अधिकार इनसे छीन लिया जाता है और राजस्व मंडल की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से दोस्तों ये कंपनी के द्वारा जो भारत में जो क्षेत्र अधिकृत किया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश ताज को, स्वामित्व को स्थापित करने का प्रथम प्रयास था। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप को अलग अलग कर दिया जाता है। कंपनी के व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे उनको निदेशक मंडल के द्वारा, और कंपनी के जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनको नियंत्रक मंडल के द्वारा यहाँ पे देखा जाता था। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को 4 से कम करके 3 कर दी जाती है। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अधिकारों की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए एक एक्ट आएगा, वो हम देखेंगे आगे। अंग्रेज अधिकारियों को अवैध कार्यों पर मुकदमा के लिए इंग्लैंड के अंदर एक कोड बनाया गया। इंग्लैंड में जाकर आपको मुकदमा लड़ना होगा। और गवर्नर जनरल को देसी राजाओं के साथ युद्ध करना, संधि करना, इन सब चीज़ों के लिए इनको परमिशन लेना थी।
इसके बाद दोस्तों 1786 का एक अधिनियम आता है जिसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद का जो आदेश था उसको बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया और कौन बना, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका प्रधान पहला जो है इसका उपभोग करने वाला, पहला यूज़ करने वाला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय दोस्तों। इसके द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसके द्वारा कंपनी के नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि कब भारतीय राजस्व नियंत्रक मंडल के सदस्यों को जो है वेतन दिया गया, 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। भारतीयों के लिए लिखित विधि की यहाँ पे व्यवस्था की गई और सभी कानूनों और नियमों को व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। ये 1793 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसके द्वारा दोस्तों ईसाई मिशनरियों को भारत के अंदर धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ और चाय का व्यापार करने का अधिकार अभी भी बना रहा। सिर्फ चीन और चाय का व्यवहार बना रहा। ब्रिटिश व्यापारियों तथा नागरिकों को लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही यहाँ पे बसने की सुविधा प्रदान की गई और 1833 में दोस्तों बिना लाइसेंस के भी बसने का यहाँ पे प्रावधान किया जाता है। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है दोस्तों, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है जो बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। मुंबई तथा मद्रास से विधि निर्माण की जो शक्तियाँ थी वो वापस ले ली गई। गवर्नर जनरल की परिषद के लिए एक चौथा सदस्य उसमें बिठाया गया जो विधि निर्माण का था, मतलब विधि सदस्य को शामिल किया गया। कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकारों को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है 1833 में। इस एक्ट के माध्यम से 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नियम लेकर आया जाता है जिसकी नियम संख्या 1843 में नियम संख्या 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। और किसके समय समाप्त किया जाता है आपको कमेंट्स करके बताना है। अधिनियम की धारा 87 के तहत जो है यहाँ पे जो अयोग्य ठहराया जाता था जन्म, धर्म और स्थान वगैरह की वजह से इसको बंद कर दिया गया और भारत के संविधान की इसके अंदर झलक देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट आता है। उसके अंदर क्या होता है, इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को भी अलग कर दिया जाता है और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। विधि निर्माण है तो भारत को एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी जाती है जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सिद्धांत को लागू किया जाता है और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का संपूर्ण सदस्य बना दिया जाता है, मतलब पूर्ण सदस्य यानी कि परमानेंट सदस्य बना दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है दोस्तों। और ब्रिटिश संसद के किसी भी सदस्य को किसी भी समय कंपनी को समाप्त करने का अधिकार दिया गया, मतलब यहाँ पे प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद कंपनी को किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी। और यह अधिनियम ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके पश्चात दोस्तों 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति के पश्चात ही भारत का जो शासन था वो कंपनी से छूटकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है और ब्रिटिश वायसराय बनने लगता है। ये जो गवर्नर जनरल था उसको ख़त्म करके भारत का जो प्रमुख बन जाता है वो वायसराय बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। जो भी आपसे पूछा है वो आप कमेंट्स करके आंसर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, अगर कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ मिस प्रिंट हुई हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। और जितने भी जो भी लोग दोस्तों वीडियो के बाद में कोई गलती या कोई मिस्टेक बताते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसीलिए हम बताते हैं दोस्तों कोई बोलने में या कोई त्रुटिपूर्ण या कोई मिसप्रिंट हो जाती है तो उसकी वजह से हम कुछ गलत बोल देते हैं, तो आप करेक्शन ज़रूर करवाएं। अगर कुछ मतलब मिस्टेक हो जाती है बोलने में या टाइपिंग मिस्टेक है तो वो भी आप ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।